पद्मिनी। यह रतन सिंह की रानी थी, शी वॉज क्वीन ऑफ रतन सिंह। ऐसा कहते हैं भाई ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? लिखो, यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। पिता का नाम गंधर्व सेन। सिंहल द्वीप कहां की राजकुमारी थी? सिंहल द्वीप कहां की? कहां की? श्रीलंका ने। कहां की? गंधर्व सेन। पिताजी का नाम क्या है? गंधर्व सेन। माता का नाम है चंपावती। पिताजी का नाम, माताजी का नाम। कहां की राजकुमारी थी और किसकी रानी थी? रतन। ऐसी कहानियां हैं कि रतन सिंह जी अपने मेवाड़ में राज कर रहे थे और एक दिन उनके पास एक तोता आया। कौन आया उनके पास में? और तोते ने आगे रतन सिंह जी कहा, रतन सिंह जी यहां से 7 समंदर पार। कितने समंदर पार? 7 समंदर पार एक बहुत सुंदर सुंदर राजकुमारी रहती है। वो क्या बताऊं मैं आपको, इतनी सुंदर है कि पानी भी पीती तो यहां से दिखाई देता है। रतन सिंह का भाई बता यार कहां है? ये रतन सिंह जी तोते के पीछे पीछे चले गए। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि सिंहल द्वीप आज का श्रीलंका है। सिंहल द्वीप आज का क्या है? वहां गए, उस समय वहां का जो राजा था वो राजा कौन था? गंधर्व। और ये उसकी राजकुमारी थी पद्मिनी। रतन सिंह जी आप कैसे घुस जाए भाई महल में? तो कैसे घुसो आप? कई दिन चक्कर काटे इधर उधर के अंदर घुसने, कोई तरीका हो तो। तरीका नहीं बचा, तरीका मिला नहीं। कोई रुपए टक के पैसे जो लेके गए थे वो खत्म हो गए पास में से। तो बाद में रतन सिंह जी बन गए वहां सन्यासी और 7 साल तक जोगी बन के घूमते रहे। कितने साल तक? 7 साल बाद में दिन इस गंधर्व सेन ने देख लिया और गंधर्व सेन ने कहा यार यंग मैन अच्छे घर के मालूम होते हो, इस भरी युवा अवस्था में एकदम इस प्रकार से योग धारण करने का, संन्यास धारण करने का क्या कारण रहा तुम्हारा? कौन हो तुम? और रतन सिंह जी ने कहा साहब मैं मेवाड़ का राजा हूं। तो इधर जोगी बन के क्यों घूम रहे हो? क्या कारण है इसका? साहब इसका कारण आपके महलों में मौजूद है। और श्रीलंका के राजा को पता चला कि रतन सिंह जी मेरी राजकुमारी से ब्याह करने के लिए आए हैं। श्रीलंका वालों की कितनी औकात की मेवाड़ के राजा को मना करे? श्रीलंका बड़ा छोटा सा देश, हमारे देश का मैप लाते हैं, श्रीलंका का मैप फ्री आता है, साथ में आ जाता है। और उनका साहब धन घड़ी धन भाग, आप तो शादी करके जाओ। और कहते हैं रतन सिंह जी पद्मिनी से शादी करके वापस आ गए, हंसी खुशी चित्तौड़ के अंदर अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। और रतन सिंह जी के दरबार में एक पंडित जी हुआ करते, जिन पंडित जी का नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? राघव। जो बड़े विद्वान आदमी थे, इंटेलिजेंट बंदे थे। पर एक दिन राघव चेतन ने रानी पद्मिनी को देख लिया, गिर गए। ये बात रतन सिंह जी को पता चली। रतन सिंह जी ने कहा पंडित जी इतनी खोटी नीयत आपकी, और आज के बाद दिखाई देगा ना मैं टांगे तोड़ दूंगा। राघव चेतन को निकाल दिया यहां से। राघव चेतन अब कहां जाए? तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा दोस्त होता है। उन दिनों दिल्ली में सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, और राघव चेतन किसके पास चला गया? योग्य लोगों की हर जगह कद्र हुआ करती थी। अलाउद्दीन खिलजी नहीं जाते, क्या आओ आओ पंडित जी बैठो बैठो, आगे आगे पहली लाइन में बैठो आप, और बताओ क्या समाचार है? पंडित जी ने कहा मजे है मेरे तो, तू बता सुल्तान तेरे क्या? सुल्तान ने कहा मेरे आपसे ज्यादा मजे है, मैं हिंदुस्तान का सुल्तान हूं। उनका अरे बोला है तू मजे रतन सिंह के हैं। और उसने पूरी बात बताई। कहां जी रहा है तू? अलाउद्दीन को पता चला अच्छा ये बात है। तो अलाउद्दीन ने कहा मैं हमला करूंगा। तो क्या अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताने वाला बंदा कौन था? लिखो। फिर कहानी है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी यहां पर हमला कर देता अपने चित्तौड़ पे। चित्तौड़ का घेरा डाल के बैठ गया। अपने किले बहुत मजबूत हुआ करते, जल्दी से अंदर कोई घुस नहीं सकता था। अलाउद्दीन किसी आदमी को अपनी तरफ मिलाना भी चाहे तो किसी ने विश्वासघात किया नहीं। तो अब अलाउद्दीन क्या करे? अलाउद्दीन को फाइनल लगा यार पार तो नहीं पड़ेगी। तो कहानी फिर कहती है कि अलाउद्दीन ने रतन सिंह के पास मैसेज किया कि भाई ठीक है मैं आपसे संधि करना चाहता हूं, एक बार मिलना चाहता हूं आपसे, और पद्मिनी को एक बार देखना चाहता हूं। तो कहते हैं अलाउद्दीन संधि करने के लिए आया। उन्होंने पद्मिनी को ऊपर छत पे कहीं खड़ा किया। वहां से कोई सामने दर्पण था, एक शीशा था, मिरर था। उस मिरर में पद्मिनी की छाया बन रही थी, इमेज बन रही थी। वो नीचे एक तालाब में पड़ रही थी। और कहते अलाउद्दीन ने वो इमेज तालाब के अंदर देखी। और वो खाना खा के जब वापस नीचे जा रहा था, रतन सिंह जी उसको छोड़ने के लिए नीचे तक गए। उनको लगा भाई अब तो संधि हो गई, अब किस बात का डर है? पर अलाउद्दीन घाघ आदमी था, एकदम जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था।
और उसने जाते ही रतन सिंह को क्या कर लिया, गिरफ्तार। और उसने कहा पद्मिनी तभी, रतन सिंह को तभी छोड़ा जाएगा जब मेरे पास कौन आएगी, पद्मिनी। रानी पद्मिनी को अंदर इस बात का पता चला, वो जितनी सुंदर थी उतनी बुद्धिमान महिला थी। और उसने अपने एक चाचा को बुलाया, चाचा का नाम था गोरा। क्या नाम था? एक भतीजे को बुलाया जिसका नाम था बादल। चाचा भतीजा क्या क्या नाम थे? उन गोरा बादल को बुलाया, बुला कहा कि भैया अब राखी के बंधन को निभाने का समय आ गया है, वो फर्ज आप निभाइए। और ये कंडीशन हो गई। इन तीनों ने मिलकर अपनी मीटिंग की, अलाउद्दीन के पास मैसेज किया कि रानी पद्मिनी तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है, पर रानी अकेली तो आएगी नहीं, उसके साथ उसकी खूब सारी नौकरानियां और तो सब लोग आएंगे। अलाउद्दीन का आने दो, सबको आने दो। तो कहा साहब पहले रानियान पालकियों में बैठ बैठ के जाया करती, तो कहा भाई एक एक पालकी का 700 पालकियां भेजी जाएगी साथ। कितनी पालकियां? 700 नौकरानियां साथ में भेजी जाएगी। आगे आगे वाली पालकी में तो पद्मिनी खुद बैठी, नीचे एक पालकी को उठाने के लिए 6-6 आदमी हुआ करते। पालकी को उठाने के लोग चाहिए, तो 2 हट जाते, 2 लग जाते, फिर 2 हट जाते, 2 लग जाते, वैसे लोग हुआ करते। तो 6-6 लोग नीचे वाले और हुए, तो 700 के साथ 6 वो करोगे तो 4200 आदमी तो वो हो गए। और 600 अंदर जो महिलाएं, 700 अंदर जो महिलाएं बिठानी थी वो भी उन्होंने महिलाएं नहीं बिठाई, वो भी सारे सैनिक ही बिठा लिए उन्होंने। और 5-6 हजार लोगों की अपनी टीम तैयार की। अलाउद्दीन के कैंप के पास गए, अलाउद्दीन को जाकर भाई पद्मिनी लास्ट बार रतन सिंह जी से मिलना चाहती, तो उसने कहा मिला दो भाई, उस कैंप में रतन सिंह बैठा है, मिला दो ले जाकर। पद्मिनी जितनी सुंदर थी, जितनी बुद्धिमान थी, उतनी वीर थी। रतन सिंह के पास जो 4-5 उनके खड़े थे, गार्ड खड़े थे, उन गार्ड को उसने मार दिया और रतन सिंह को लेके वहां से फरार हो गई, वापस से तोड़ आ गई। अलाउद्दीन को ये पता चला कि भाई पद्मिनी तो गई, वो गई, साथ में किसको ले गई? रतन सिंह को। अलाउद्दीन ने लड़ने की तैयारी की, इतने में पालकियों से वो योद्धा तैयार थे, गोरा बादल तैयार थे, वहां पे अलाउद्दीन के साथ लड़ाई करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस लड़ाई में गोरा काम आ जाता है। कौन काम आ जाता है? और बादल वापस अपनी बाकी सेना को लेकर पीछे हटते 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 वापस कवर देते हुए पद्मिनी को, भाई ये वहां तक नहीं पहुंच सके, चित्तौड़ के किले में घुस गए, चित्तौड़ के किले के दरवाजे बंद कर लिए कि अब अलाउद्दीन खार खा गया। अब उसने कहा अब तो मैं जाऊंगा ही। उसने 8 महीने का घेरा डाला। कितने महीने बैठा रहा? 8 महीने बाद अंदर का किले का पानी खत्म हो गया, अंदर किले का जो अनाज था वो समाप्त हो गया। अंदर वालों ने सोचा कि भूखा और प्यासा मरा जाए, इससे अच्छा तो अपने क्या कर लेते हैं, साका। तो 1303 में इन लोगों ने साका कर लिया। कब साका कर लिया? 1303 के अंदर। साके में 2 चीजें होती है, एक होता है जौहर और एक क्या होता है? तो पद्मिनी तो क्या कर लेती है, जौहर, और रतन सिंह जी क्या कर लेते हैं? ऐसी कहानी मलिक मोहम्मद जायसी लिखता है। कौन लिखता है? एक यूपी का एक राइटर हुआ था, इसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है राइटर का? जिसने एक बुक लिखी, इस बुक का नाम है पद्मावत। कौन सी बुक है? जो कि 1540 के अंदर लिखी गई अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में? अयोध्या के आसपास का जो इलाका उसको बोलते हैं अवध, और जो अवध की भाषा है वो भाषा कौन सी हो गई? हनुमान चालीसा पढ़ा है? हनुमान चालीसा पढ़ा होगा। हनुमान चालीसा की भाषा अवधी है। हनुमान चालीसा जिस भाषा के अंदर, वो भाषा कौन सी है? इसी अवधी भाषा में हमने कौन सा एक बुक लिखी? कब लिखी गई? किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी। लिखो कौन सी बुक लिखी थी? पद्मावत। पर पद्मावत के साथ में सेम समस्या है जो समस्या पृथ्वीराज रासो के साथ में। पृथ्वीराज रासो हिंदी लिटरेचर की बुक है, सेम पद्मावत हिंदी लिटरेचर की बुक है। पद्मावत का हिस्ट्री का आपस में कोई लेना देना नहीं। इसलिए पद्मावत के चक्कर में ये जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई, ये कहानी है, इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं। इसमें ऐतिहासिक बात केवल इतनी है कि अलाउद्दीन ने 1303 में हमला किया था, वरना इस कहानी में यदि थोड़ी सी भी कोई हिस्ट्री ढूंढने की कोशिश करे तो समझ में आ जाए कि सिवाय गप के कुछ ही नहीं है। रतन सिंह का टाइम पीरियड बताओ कब से कब तक है? 2 से कितने साल? कहानी कहती है 7 साल तो जोगी बन के घुमा। ऐसे कहां तोते हैं जो ये सूचनाएं देते हैं? फिर तो एक आधा आप ही पाल लो, जो कभी आपको ही कहे कि भाई अपनी गली में पीछे की साइड में वो कुधर किया कर यार, थोड़ा ढंग का है, मैं देख के आया था कल, वहां मन बहलेगा तेरा। ला पाओ नहीं ला पाओ, कम से कम जाके यूं आंखें तो हरी करके आओ आप भी। पर नहीं होते ना ऐसे तोते। और इवन अपने यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने के बाद, अरे सर तोते का नाम और था उसका, हीरामन तोता। अरे भारत में हर तोते को हीरामन कहते हैं, अपने हर तोते का नाम ही हीरामन हुआ करता था। फिर भी कोई स्टूडेंट कांस्टेबल की तैयारी करके आता ना, कहता सर तोते का नाम नहीं बताया, देखो आप। फिर मलिक मोहम्मद जायसी ने यह लिखा है कि यह सिंघल की राजकुमारी थी।
कहां की राजकुमारी थी? अपने वाले निकाल के ले आएगी, सिंगल सिंहल है। सिंगल क्या है और सिंहल श्रीलंका है। मगर यार कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात करते हो तुम। पहले तो कहते हो पद्मिनी इतनी सुंदर थी, इतनी ज्यादा सुंदर थी, इतनी ज्यादा सुंदर थी कि नक लग गया लोई आवे, कि नाखून लग जाए तो भी क्या आ जाए, खून, इतनी सुंदर रही होगी वो। और फिर बाद में कहते हो श्रीलंका की थी। हमारा देखे हुए नहीं श्रीलंका के लोग, उनका फूट रहा जो टपक रहा हमसे। वो क्रिकेट टीम हमारी देखी हुई है, उनके हाथ के दिए बोरिए नहीं भाई किसी को। थोड़ा बहुत तो कम से कम यार करते, ठीक ठाक सा मीटर लेके आते एकदम। अच्छा, बाद में केवल इस एक हिंदी की बुक को पढ़ के हमने हिस्ट्री लिख ली। यदि थोड़ा बहुत कोई पद्मिनी की ऐतिहासिकता के बारे में भी जानना चाहता तो राजस्थान के सोर्स कबाड़ लेता, कि राजस्थान के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेता। अपने आप बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है पुगल। कौन सी जगह? पुगल नाम की जगह पड़ती है बीकानेर। और अपने आप मतलब आम आदमी, एकदम अनपढ़ आदमी, बूढ़े ठाडे डोकरे जो गांव के अंदर बैठे होंगे वो कह देंगे कि पद्मणी पुगल की थी। पद्मणी कहां की थी? मतलब आज भी यदि गांव में कोई लड़का नखरे करे कि भाई इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, तो पतली नहीं, ये तो लंबी नहीं, तो घर वाले कह देते हैं अरे देख लेंगे कौन से पुगल की पद्मणी आएगी। पद्मणियां तो आज भी कहां की मानी जाती है? आज भी किसी सुंदर लड़की की तारीफ करनी हो तो अरे पुगल की पद्मणी है, तो पद्मणी तो पुगल की है। बाकी साफ साफ अपने दोहे मिलेंगे खूब सारे कि पुगल गडरी पद्मणी तू रानी सिर मोड़, जैसलमेर जलम लियो न परणी गढ़ से तोड़। ये पुगलगढ़ की पद्मिनी तू सभी रानियों में सिरमोड़ है। सिरमोड़ तो समझ गए? जैसलमेर जलम लियो। उस समय जो पुगल था, बीकानेर रियासत होती नहीं थी, ये रियासत हुआ करती यहाँ पे जैसलमेर। तो तू जैसलमेर रियासत में पैदा हुई और परणी गढ़ से तोड़, और कौन से गढ़ में जाके तेरी शादी हुई? तो दोहा साफ साफ तो बता रहा है आपको। अब आपका पुगल बीकानेर के अंदर ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़ा है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो यूपी के जौनपुर का रहने वाला है, कहां का रहने वाला है? इसलिए पुगल 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 वहां तक पहुंचते पहुंचते सिंगल हो गया, तो उसने सिंगल बोलना शुरू कर दिया। और आपकी किताबों वालों ने सिंगल को क्या कहना शुरू कर दिया? जो मैं पहले दिन से आपको बताता हूं कि हमने हिस्ट्री के साथ में सबसे बड़ा कांड ये किया कि हमने उसका आगे वाला ही हटा दिया। हम स्टोरी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो बाकी इस कहानी में कोई ऐतिहासिकता नहीं। कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी के लिए आक्रमण किया तो भी रणथंभौर पे क्यों किया? वहां कौन सी पद्मणियां थी? उसने सिवाना पर क्यों कर दिया अटैक? उसने जालोर पर अटैक क्यों कर दिया? और पूरे साउथ इंडिया पर अटैक कर गया। वो दिल्ली का पहला सुल्तान है मध्यकाल का जिसने साउथ इंडिया पर अटैक कर दिए थे। आक्रमणों का कारण साम्राज्यवादी नीतियां होती है, न कि पद्मणियां। कोई राजा इतना भी मूर्ख नहीं होता है कि इस प्रकार से इसलिए अटैक करता घूमे। और कांच में से दिखाया, कांच में इमेज दिखी, उसने तालाब में देखा, सिवाय बच्चों की चित्र कथाओं और परी कथाओं के अलावा कुछ ही नहीं है। इसलिए इन चीजों पर कभी भी यकीन है। फिर मैंने बता दिया कि जहां ना पहुंचे रवि, कविताओं के लिए कहा जाता है कि कविताओं में कवि इमेजिन करता है, कवि कल्पनाएं करता है, और कवि की कल्पनाओं के अंदर पद्मिनी की उस प्रकार की बातें कर ली गई। उनके ऐतिहासिक सूत्र हमें किसी प्रकार के देखने को, पहले बड़ी बात है आपके लिखो। बाकी सब जगह भी अटैक का कारण साम्राज्य विस्तार था। फिर मैंने आपको बीच बीच में खूब सारी बातें बताई कि अपने राजस्थान की तरफ 2 किले ऐसे थे जिन पे कोई भी राजा कब्जा करना चाहेगा, रणथंभौर और चित्तौड़, है ना, दोनों। कि रणथंभौर दिल्ली से मालवार, दिल्ली से गुजरात वाले मार्ग पे था, चित्तौड़ भी दिल्ली से मालवार, दिल्ली से गुजरात वाले मार्ग पर था। फिर रणथंभौर किला बहुत ऊंचा बना हुआ, जल्दी से किले को तोड़ना संभव, सेम कंडीशन इसके लिए थी। तो उसका सामरिक महत्व भी था और इसका व्यापारिक महत्व भी था। व्यापारिक महत्व की कौन से व्यापारिक मार्ग पर स्थित है? दिल्ली से मालवार, दिल्ली से गुजरात। लिखो, चित्तौड़ का किला अपने किसके लिए फेमस था? मैं बीच में कई बार बताया हुआ आपको कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में गुजरात पर अटैक किया। कब अटैक किया गुजरात पे? जाने का रूट दिल्ली से गुजरात जाओगे तो आपको मेवाड़ के अंदर से होके जाना पड़ेगा। और इन दिनों मेवाड़ में राजा था समर सिंह। राजा कौन था? रतन सिंह के पापा राज किया करते थे। रतन सिंह के पापा का नाम क्या है? ये समर सिंह वही है जिनसे रणथंभौर वाला जो हमीर था वो टैक्स लेके चला जाता है। हमने पढ़ा था रणथंभौर के अमीर ने अपने आसपास के राजाओं को हराया था। उसने आबू के प्रताप सिंह, धारा नगरी के भोज परमार सेकंड और मेवाड़ के समर सिंह। देख लो, अमीर अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन, समर सिंह अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन। तो समर सिंह का बेटा बना वो भी अलाउद्दीन खिलजी के कंटेम्परेरी रहा होगा। जब यहां से अलाउद्दीन खिलजी 1299 में गुजरात जा रहा था तो उसने समर सिंह को कहा कि भाई समर सिंह, मेरे को गुजरात जाना है, अंदर से जाने का रास्ता दे। मैंने बताया था कि जालोर वालों ने भी अलाउद्दीन को अंदर से जाने का रास्ता, भाई हम गुजरात का रास्ता क्यों देते, तेरे को गुजरात तू लूट के आएगा, तो हम तुम्हें रास्ता नहीं दें। तो समर सिंह ने भी मना किया। तो उसने कहा यार पार पड़ेगी नहीं, मेवाड़ बड़ा, इधर उधर से भी नहीं जा सकते, जालोर तो छोटा था, कहीं साइड से कोना लेके निकल जाओ आप,
मेवाड़ के तो बाहर से भी नहीं निकल सकते, अंदर से जाना पड़ेगा, कोई तरीका तो समर से इनका टैक्स लूंगा मैं, टोल टैक्स। रास्ते से जाने का टैक्स होता है, यदि हमारा रास्ता क्रॉस करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन ने कहा स्टाफ, आप राजा मैं राजा, इतना तो छोड़ा जाए कम से कम। उसने कहा नहीं नहीं ये टैक्स लगेगा। तो अलाउद्दीन ने कहा कि फिर देख लेना, वापस आते टाइम मैं तुम पर हमला कर दूंगा, कि वो बात का बाद में देखेंगे, एक बार तू दे के जा, तू टैक्स देगा तो जा पाएगा, वरना जाने भी नहीं देंगे। तो जब अलाउद्दीन जा रहा था तो उसे टैक्स किसने ले लिया था? अलाउद्दीन तो इस बात को भूल भाल जाता, उसके तो क्या पता, दिमाग में भी नहीं रहती, पर बाकी जनता जीने नहीं देती। अलाउद्दीन अब वापस दिल्ली चला गया। कभी वो दिल्ली अपने दरबार में बैठ के कहे कि मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजा हूं और सब लोग मेरे से डरते हैं, और आगे जो 3-4 मंत्री बैठे रहते वो आगे मुंह के आगे हाथ लगा के हंसते, कौन या मार मार के हंसे कि देख कैसी कैसी बातें कर रहा है। अलाउद्दीन ने कहा किस बात की हंसी आ रही है? कि नहीं नहीं सर, कोई पुरानी बात याद आ गई थी। कौन सी पुरानी बात? की नहीं हमारी कोई बात थी। समझे अलाउद्दीन भी कि यार ये बात तो वही है अपने वाले। नहीं बताओ तुम कौन सी बात है? सर वो एक टैक्स होता है ना, टोल टैक्स। इसलिए अलाउद्दीन के लिए नाक का सवाल बन गया था, अलाउद्दीन के लिए प्रेस्टीज पॉइंट था अब चित्तौड़ को जीतना। वरना दिल्ली में आता जाते अलाउद्दीन को बच्चे भी पीछे से आवाज लगा दिया करते टोल टैक्स है। तो अलाउद्दीन को लगता है टाबर ही नहीं जीने देंगे तो अपने को। लिखो